हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारतीय किसान और अफीम की खेती जो है करने लग गए। तो यहाँ पर देखते हैं पूरी घटना क्या थी। तो अब भारत की ओर चलें। हमने इससे पहले है देखा था कि किस प्रकार से जो अमेरिका है वो रोटी की टोकरी कही जाने वाली बाद में कैसे रेत की कटोरा कहलाने लगी। तो उस सब की घटना जो हमने देखी थी, आर्थिक मंदी से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय किसान जो है उनको अफीम की खेती की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये सारी घटना इस चैप्टर के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्लासी 1757 के बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी राज स्थापित हो चला था। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अमूल बदलाव आए। अंग्रेज सत्ता के लिए राजस्व सरकारी आय का एक बड़ा स्रोत था। सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए भू राजस्व लगान की एक नियमित व्यवस्था करना चाहती थी। इस नीति के तहत जो है राजस्व की दर जो है खेती की जोत बढ़ाने का प्रयास भी किया गया। जैसे जैसे खेती का क्षेत्र बढ़ता गया वैसे वैसे जंगल और चारागाह भी भारत से समाप्त होने लगे। तो प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध में जो है यहाँ पर बंगाल का नवाब जो है हार गया था और अंग्रेज जीत गए थे। और इस प्रकार से उन्होंने जो शासन है वो अब लगभग किनके हाथों में आ गया था? अंग्रेजों के हाथों में आ गया था। तो अब उन्होंने यहाँ से यानी कि प्लासी के युद्ध 1757 से वो सारी नीतियाँ देखने लग गए, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो पॉलिटिकल हो। तो उसी के चलते उन्होंने खेती की तरफ भी अपनी नज़रें दौड़ाई और उन्होंने देखा कि इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जंगल काटने चाहिए, चारागाह हमको जो है ख़त्म करने चाहिए खेती बढ़ाने के लिए। तो ये सारा काम जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ पर किया। किसान और चारागाहों पर आश्रित समुदायों को उनके चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी सत्ता के कानून के तहत अब किसान जंगलों का मनचाहा प्रयोग नहीं कर सकते थे। सरकार ने जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। किसानों पर लगान जमा करने के दबाव पर हर समस्या बनी रहा करती थी। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्र में औपनिवेशिक काल में भारत के ग्रामीण क्षेत्र ने विश्व बाजार की मांग के अनुसार कई फसलों को यहाँ पर उगाना शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों में नील जैसी व्यावसायिक फसलों की खेती इसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग की फलस्वरूप शुरू की गई थी। शताब्दी का अंत होते होते यहाँ के किसान जो हैं गन्ना, कपास, जूट यानी कि पटसन, गेहूँ और अन्य ऐसी ही निर्यात आधारित फसलें पैदा करने लगे थे। ये फसलें जो हैं यूरोप की शहरी आबादी और इंग्लैंड स्थित लंकाशायर और मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैदा की जा रही थी। भारतीय किसानों के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार से जुड़ने का अनुभव कैसा रहा, इस बात को हम अफीम की खेती के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इससे हम खेतीहर लोगों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही हम ये भी जान सकेंगे कि इस दौरान औपनिवेशिक में बाजार व्यवस्था किस तरह काम करती थी। अब यहाँ पर चाय का शौक, चीन के साथ व्यापार। तो भारत में अफीम के उत्पादन का इतिहास जो है चीन और इंग्लैंड के परस्पर व्यापार के गहरे रूप से जुड़ा है। 18वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय और रेशम खरीदकर इंग्लैंड में बेचा करती थी। चाय की लोकप्रियता बढ़ाने के साथ साथ चाय का व्यापार दिनों दिन जो है महत्वपूर्ण होता गया। 1785 के आसपास इंग्लैंड में 1.5 करोड़ पौंड जो है चाय का आयात किया जा रहा था। 1830 तक आते आते यह आंकड़ा जो है 3 करोड़ पौंड को पार कर चुका था। वास्तव में इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है चाय के व्यापार से पैदा होने लगा था। इस व्यापार की
एक समस्या ये थी कि इंग्लैंड में इस समय ऐसी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता था जिसे चीन के बाजार में आसानी से बेचा जा सके। चीन का मंचू शासक विदेशी व्यापारियों को संदेह की दृष्टि से देखता था। शासकों को भय था कि वे व्यापारी स्थानीय राजनीति के हस्तक्षेप किया करेंगे और शासकों की सत्ता में अड़ंगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर मंचू शासक जो है विदेशी वस्तुओं के लिए चीन के दरवाजे खोलने के पक्ष में नहीं थे। आखिर ऐसी स्थिति में पश्चिम के व्यापारी चाय के व्यापार को कैसे जारी रख सकते हैं? व्यापार संतुलन कायम रखना उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। व्यापारी चाय के बदले चांदी के सिक्के यानी कि बुलियन दिया करते थे। चांदी के निर्यात को इंग्लैंड में अच्छी निगाह से नहीं देखा जा सकता था। इस तरह से इंग्लैंड के खजाने को खाली करना था। इंग्लैंड में ये सार्वजनिक चिंता का विषय बन गया था। लोगों में यह भावना घर करने लगी कि खजाना खाली होने से देश में गरीबी फैल जाएगी और राष्ट्रीय संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। इसी कारण व्यापारी चांदी का विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वे एक ऐसी वस्तु की तलाश में थे जिन्हें चीन के बाजार में बेचा जा सके। तो अफीम एक ऐसा उत्पादन था। चीन में अफीम की शुरुआत जो है 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों की ही थी, लेकिन अफीम को औषधि के रूप में देखा जाता था। तो यहाँ पर औषधि के रूप में जो है अफीम को देखा जाता था, जो कि लंदन से कहाँ आया था, ये चीन आया था। बहुत सी दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। चीन के शासक अफीम की लत को लेकर चिंतित थे। वहाँ के शासक ने औषधि के अलावा अफीम के उत्पादन को विक्रय पर रोक लगाकर रखी थी, लेकिन राजकीय पाबंदी के बावजूद 18वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिम के व्यापारियों ने चीन में अफीम का अवैध व्यापार करना शुरू कर दिया। पश्चिम के व्यापारी चीन के दक्षिण पूर्वी बंदरगाहों पर अफीम लाते थे और वहां से स्थानीय एजेंटों के जरिए देश के आंतरिक हिस्सों में भेज देते थे। 1820 के आसपास अफीम के लगभग 10,000 क्रेट अवैध रूप से चीन में लाए जा रहे थे। 15 साल बाद गैर कानूनी ढंग से लाए जाने वाली इस अफीम की मात्रा जो है 35 क्रेट का आंकड़ा पार कर चुकी थी। अब चीन से भारत आए जहाज का ये क्या है, चित्र है। यहाँ पर देखते हैं, एक सोर्स दिया गया है। 1839 में चीन के शासक लिन जेशु को कैटन का विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया। लिन जेशु को अफीम का व्यापार रोकने की जिम्मेदारी दी गई और वहाँ लिन जेशु जो है 1839 के बसंत में कैटन पहुंचा। जेशु ने पद संभालते ही अफीम के व्यापार में लगे 1800 लोगों को गिरफ्तारी करने का आदेश दे दिया और 1100 पौंड अफीम जब्त कर ली। इसके बाद लिन जेशु ने विदेशी फैक्ट्रियों को अफीम का स्टॉक खाली करने की हिदायत दी। इस कार्यवाही के तहत जो है अफीम के 20 क्रेट नष्ट कर दिए गए। जेशु के कैटन में विदेशी व्यापार पर रोक लगाने से इंग्लैंड ने चीन के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी। अफीम युद्ध में चीन को मुँह की खानी पड़ी और उसे एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार अफीम के व्यापार को कानूनी मान्यता दे दी गई। चीन के दरवाजे विदेशी व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। युद्ध के पहले लिन ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को एक पत्र लिखा था जिसमें अफीम के व्यापार की भर्त्सना की थी। यहाँ लिन द्वारा महारानी को लिखे गए उस पत्र का एक अंश प्रस्तुत है। चीन में जो लोग अफीम की खरीद जो है फरोख्त करते थे या उनका सेवन करते थे, उन्हें मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था। अगर अफीम बेचने वाले इस बर्बर लोगों के अपराधों की जांच करें, उनकी हरकतों से देश में होने वाले नुकसान का जायजा लें, तो इन लोगों को मृत्युदंड देना कहीं से गलत नहीं लगता। तो आपका देश चीन से 60 से 70 हज़ार ली
यानी 3 ली 1 मील के बराबर होती थी दूर है। इसके बावजूद इन बर्बर लोगों के जहाज अफीम के व्यापार के लिए चीन से आते थे और भारी मुनाफा कमाते थे। चीन की संपत्ति का ये बर्बर व्यापारी अपने हित में दोहन कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि इन बर्बर व्यापारियों द्वारा कमाया गया धन वास्तव में चीन की संपत्ति है। इन लोगों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि व्यापार के बदले वे चीन की जनता को यह खतरनाक नशीली दवा खिलाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी नैतिकता कहाँ चली गई? मैंने सुना है कि इंग्लैंड में अफीम के सेवन पर सख्त रोक है। इसका कारण यह है कि आपका देश जो है अफीम के खतरों को समझता है। यदि आप अपने देश का नुकसान नहीं करना चाहते तो दूसरे देश का नुकसान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। भला चीन इस बला का शिकार क्यों हो? तो ये कुछ इस तरह से था। आगे देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है। इस तरह हुआ कि इंग्लैंड में चीन से आयात की गई चाय लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। वहीं चीन की जनता जो है अफीम की लत का शिकार होने लगी। तो कुछ यूँ हुआ कि इंग्लैंड जो है, मान लीजिए ये हो गया इंग्लैंड, इंग्लैंड से जो है चाइना अफीम आती है, अफीम आती है और चाइना से जो टी है वो इंग्लैंड जाती है। तो दोनों को ही पसंद आ रहा था। और जैसे कि चीन को अफीम और इंग्लैंड वालों को चाय, जो कि ये जो चीन में हुआ करती थी। तो ये लत जो है समाज के सभी वर्गों, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, सेना के लोग, उच्च वर्ग और भिखारियों में फैल गई। 1839 में कैटन के अनुसार, आयुक्त लिन जेशू के अनुसार चीन में 40 लाख लोग जो है अफीम का सेवन कर रहे थे। कैटन में रहने वाले एक अंग्रेज डॉक्टर के मुताबिक लगभग 1 करोड़ रुपए 20 लाख लोग जो है अफीम की लत से आदी हो चुके थे। एक तरफ जहां चीन अफीम चियों का देश बन गया था, वहीं इंग्लैंड जो है चाय व्यापार दिनों दिन प्रगति कर रहा था। अफीम के अवैध व्यापार से शामिल की गई राशि का इस्तेमाल चाय खरीदने के लिए किया जाने लगा। तो कुछ यूँ था कि अफीम की लत लगवाई इंग्लैंड वालों ने और तो चाइना वालों ने चाय की लत लगवा दी। आगे है अंग्रेज व्यापारी अफीम कहाँ से प्राप्त करते थे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ है। तो मन जो है, यहाँ पर नए शब्द मन जो है भार की माप हुआ करती थी। 1 मन बराबर 40 सेर और 1 सेर बराबर 1 किलोग्राम से कुछ कम हुआ करता था। आगे देखते हैं। बंगाल के बाद अंग्रेजों ने अपने कब्जे की ज़मीन पर अफीम की खेती शुरू कर दी। जैसे जैसे चीन में अफीम का व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे बंगाल के बंदरगाहों से अफीम का निर्यात बढ़ने लगा। 1767 से पहले भारत से केवल 500 पेटियां अफीम निर्यात की जाती थीं। सिर्फ 4 वर्षों के भीतर यह मात्रा 3 गुनी बढ़ गई। 100 वर्ष बाद अर्थात 1870 तक आते आते सरकार हर वर्ष जो है 50,000 पेटी अफीम का निर्यात करने लग गई। तो यहाँ पर भी क्या है, लत यहाँ से भी लगनी शुरू हो जाती है। दिनों दिन बढ़ते व्यापार को कायम रखने के लिए अफीम की मांग को बढ़ाना आवश्यक था, लेकिन यह काम आसान नहीं था। आखिर किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे तैयार किया जा सके, सबसे पहला सवाल ये था। तो किसान अफीम बोने के लिए तैयार नहीं थे। इसके कई कारण थे। सबसे पहले किसानों को अफीम की खेती सबसे उर्वर ज़मीन पर करनी होती थी, खास तौर पर ऐसी ज़मीन पर जो गांव के पास होती थी। आमतौर पर ऐसी उपजाऊ ज़मीन पर किसान दाल पैदा करते थे। अच्छी और उर्वरक ज़मीन पर अफीम बोने का मतलब दाल की पैदावार से हाथ धोना था। तो दाल तो सभी को खानी है, लेकिन अफीम तो किसी किसी को ही खानी है, सब इसको नहीं खाते थे। तो ये था, इसलिए वो बोना नहीं चाहते थे। उन्हें दाल की फसल के लिए कम उर्वरक ज़मीन का इस्तेमाल करना पड़ता था। जो अफीम लोग बोते थे उनको ये करना पड़ता है। खराब ज़मीन में दालों का उत्पादन न केवल अनिश्चित होता था। अब जब ये ज़मीन जो है ज़्यादा पैदावार के लिए उन्होंने अफीम के लिए रख दी और कम पैदावार में दालों को, तो ये क्या है, दाल वहाँ पर कम होने लगी, बल्कि उसकी पैदावार भी काफ़ी कम होती थी। दूसरे बहुत सारे किसानों के पास ज़मीन थी ही नहीं अफीम की खेती के लिए। ऐसे किसानों को भूस्वामियों को लगान देना पड़ता था। वे इन भूस्वामियों
से बटाई पर ली गई जमीन पर अफीम उगाते थे। गांव के पास की जमीन की लगान दर बहुत ऊंची रहती थी। तीसरे, अफीम की खेती बहुत मुश्किल से होती थी। अफीम के नाजुक पौधे को जिंदा रखना बहुत मेहनत का काम था। अफीम बोने के बाद किसान दूसरी फसलों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। अंततः सरकार अफीम बोने के बदले किसानों को बहुत कम दाम देती थी। किसानों के लिए सरकारी मूल्य पर अफीम पैदा करना घाटे का सौदा हुआ करता था। अब कैसे उन्होंने अफीम बोने के लिए मनाया, तो एक यहाँ पर देख लेते हैं। 1833 में इलाहाबाद के एक सहायक एजेंट लिखता है कि बोर्ड मानता है कि किसान अफीम पैदा नहीं कर सकते। पिछले 2 वर्षों के दौरान मैं जुमना के दक्षिणी ज़िले में रहने वाले किसानों से संपर्क में रहा हूं और मैंने यह महसूस किया है कि यहाँ के सभी किसान इस व्यवस्था से नाराज हैं। वे उसे कतई पसंद नहीं करते। इस मामले में मैंने कई जगह जो है पड़तालें भी की हैं और मेरा अनुभव है कि अफीम की खेती को किसान अभिशाप मानते हैं। अफीम की खेती अपनी मर्जी से नहीं बल्कि डंडे के जोर पर करते हैं। ये खेती कलेक्टर के आदेश के तहत शुरुआत की गई थी। लोग बाग बताते हैं कि उनके साथ चपरासी बदतमीजी से पेश आते हैं और उन्हें गाली गलौज करते हैं। किसानों की राय है कि अफीम की खेती के लिए उन्हें नुकसान हुआ है। अब यहाँ किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे मनाया गया, तो ये घटना कहानी देख लेते हैं। किसानों को अफीम की खेती करने के लिए अग्रिम रकम दी जाती थी। बंगाल और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों की एक बड़ी जमात ऐसी थी जो हर समय आर्थिक संकट से घिरी रहती थी। भूस्वामी का कर चुकाने या अपने लिए भोजन या वस्त्र प्रबंध करने के लिए हमेशा मुश्किल रहता था। 1780 के बाद गांव के मुखिया इन किसानों को अफीम पैदा करने के लिए अग्रिम रकम जो है पेश करने ऋण की सुविधा इन किसानों के लिए बड़ी राहत बन गई। ऋण की सुविधा के चलते किसान न केवल अपनी तत्कालिक ज़रूरतों को पूरा कर पाते थे बल्कि पहले के लिए कर्ज को भी अदा करने की हालत में आते थे। लेकिन इस ऋण व्यवस्था के साथ एक खराब बात यह जुड़ी थी कि ऋण लेते ही किसान जो है गांव के प्रधान और सरकार के बंधुआ हो गए थे। इन किसानों तक यह रकम जो है अफीम के सरकारी एजेंट के जरिए पहुंचती थी। ये एजेंट जो है गांव के प्रधान को अग्रिम रकम देते थे और गांव का प्रधान इन किसानों को एक बार ऋण लेने के बाद किसान जो है अफीम बोने से मुकर नहीं सकते थे। इस व्यवस्था के तहत किसानों को एक निश्चित क्षेत्रफल में अफीम बोनी पड़ती थी। फसल अफीम के एजेंट द्वारा काटी जाती थी। एक बार फसल बोने के बाद उस पर किसान का कोई अधिकार नहीं रह जाता था। वह इस जमीन पर कोई दूसरी फसल नहीं उगा सकता था। उसे इस फसल को कहीं और बेचने की भी आज़ादी नहीं हुआ करती थी। साथ ही फसल के दाम एजेंट द्वारा तय किए जाते थे और ये दाम हमेशा बहुत कम हुआ करते थे। जहाँ तक अफीम की खेती से होने वाली आय का सवाल है, यह अफीम के दाम बढ़ाने से दूर की जा सकती थी, लेकिन इस मामले में सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं था। वह खुद इस बात के पक्ष में थी कि अफीम का उत्पादन कम से कम लागत पर किया जाए और कलकत्ता के अफीम एजेंट को यह अफीम ऊंचे दाम पर बेची जाए। कलकत्ता स्थित ये एजेंट इस अफीम को चीन भेजने की व्यवस्था करते थे। अफीम के इस क्रय और विक्रय का अंतर जो है सरकार के खाते में किया जाता था। दूसरे शब्दों में यही सरकार का राजस्व हुआ करता था। अफीम पैदा करने वाले किसानों को इतना कम मूल्य दिया जाता था कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक आते आते किसान बेहतर दाम मांग करने लग गए। अग्रिम पेशी लेने से इनकार करने लगे। बनारस के आसपास के क्षेत्र में अफीम पैदा करने वाले किसानों ने तंग आकर उनकी खेती करना बंद कर दिया। इसके बदले उन्होंने गन्ने और आलू की खेती अपना ली। बहुत सारे किसानों ने अपनी फसलों को घुमंतू व्यापारी पैकारों को बेच डाला। ये व्यापारी किसानों को बेहतर दाम देते थे। 1773 तक बंगाल सरकार ने अफीम के व्यापार पर अत्यधिक आधिपत्य जमा लिया। सरकार के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति यह व्यापार नहीं कर सकता था। 1820 के दशक में अंग्रेज सरकार ने यह पाया कि उनके क्षेत्र में अफीम का उत्पादन घटने लगा था, जबकि गैर इलाकों में अफीम की खेती खूब फल फूल रही थी। मध्य भारत और राजस्थान जैसे गैर ब्रिटिश क्षेत्रों में अफीम का उत्पादन
बस्तूर जारी था। इन क्षेत्रों में स्थानीय व्यापारी किसानों को बेहतर मूल्य देते थे। 1820 के दशक में व्यापारी सशस्त्र बल दल के साथ व्यापार करते थे। अंग्रेजों की दृष्टि में यह व्यापार जो है अवैध था। वे इसे तरक्की मानते थे और इस पर रोक लगाना चाहते थे। सरकार अफीम पर अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने रियासतों में तैनात अपने एजेंट को इन व्यापारियों की अफीम जब्त करने और फसलों को नष्ट करने का आदेश दे दिया। जब तक अफीम का उत्पादन जारी रहा, तब तक ब्रिटिश सरकार, किसान और स्थानीय व्यापारियों के बीच यह टकराव चलता रहा। लेकिन इसमें हम ये अर्थ नहीं निकालना चाहते कि औपनिवेशिक भारत में सभी किसानों की हालत जो है अफीम की खेती करने वाले किसानों जैसी ही थी। औपनिवेशिक भारत में अन्य किसानों की हालत के बारे में हम एक अलग अध्याय में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर निष्कर्ष देख लेते हैं। तो ये जो है अफीम की पेटियों जो है गाजीपुर रेलवे स्टेशन ले जाते किसान। इस अध्याय में जो हमने पढ़ा, आधुनिक काल में विश्व में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इन बदलावों पर नज़र डालते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये बदलाव हर जगह एक जैसे नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्गों पर इन परिवर्तनों का प्रभाव एक समान नहीं था। इन बदलावों से कुछ वर्गों को लाभ हुआ और कुछ को नुकसान। आधुनिकीकरण का यह इतिहास सिर्फ वैभवपूर्ण ही नहीं था, इसे केवल वृद्धि और विकास की एक शानदार कहानी भर नहीं कहा जा सकता था। इस काल में लोगों को अपनी मूल जगह छोड़कर आजीविका की तलाश में अन्य स्थानों का रुख करना पड़ता था। यह काल जो है गरीबी, पर्यावरणीय संकट, सामाजिक विद्रोह, औपनिवेशीकरण और दमन का काल भी था। हमें इन बदलावों के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आधुनिक विश्व में खेतीहर जनता और किसानों ने इस स्थिति का मुकाबला अलग अलग ढंग से किया। तो ये रहा कुछ इस तरह से कामगार, किसान और काश्तकारों की कहानी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अध्याय के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।